एक वह दौर था जब चेन्नई को मद्रास के नाम से जाना जाता था। उस समय इस शहर की सड़कों पर ऑटो में बैठने का नाम सुनते ही लोगों के मन में खौफ पैदा हो जाता था। इसका कारण था एक खतरनाक सीरियल किलर ऑटो शंकर। उसकी अपराधी प्रवृत्ति ने न जाने कितने मासूमों की जिंदगियां छीन ली। इस कुख्यात हत्यारे का असली नाम गौरी शंकर था। आखिर क्या वजह थी कि गौरी शंकर ने अपने अंदर का इंसान खोकर ऑटो शंकर जैसा खूनी चेहरा अपनाया? क्या यह किसी मजबूरी का नतीजा था या फिर उसके दिमाग में किसी तरह की मानसिक बीमारी ने घर कर लिया था? आज हम आपको उसकी पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन इसके लिए आपको आखिर तक हमारे साथ बने रहना होगा। ऑटो शंकर ने अपने जुर्म के सिलसिले में 9 लड़कियों को निशाना बनाया। उसका तरीका बेहद वहशी था। वह पहले लड़कियों को अगवा करता, फिर उनके साथ दुष्कर्म करता और इसके बाद उन्हें अपने दोस्तों के हवाले कर देता। उसके दोस्त भी उन लड़कियों के साथ वही दुर्व्यवहार करते। जब वे सभी लड़की से ऊब जाते तो शंकर उन्हें जिंदा जला देता और उनके अवशेष बंगाल की खाड़ी में फेंक देता। साल 1955 में तमिलनाडु के बिल्लोरी गांव में गौरी शंकर का जन्म हुआ। यह वह समय था जब गांवों में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या थी। रोजगार की तलाश में लोग गांव छोड़कर शहरों का रुख करते थे। गौरी शंकर भी उन्हीं में से एक था। मद्रास पहुंचने पर उसने पेरियार नगर में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। उसे फिल्मों और पेंटिंग का बहुत शौक था। अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए उसने पेंटिंग का काम शुरू किया और उसी दौरान ऑटो चलाना भी सीख लिया। उस समय का मद्रास आज के मुकाबले बहुत पिछड़ा हुआ था। तिरुवनमयूर, जो आज एक पॉश इलाका माना जाता है, तब बेहद सुनसान हुआ करता था। तिरुवनमयूर से लेकर महाबलीपुरम तक का क्षेत्र इतना निर्जन था कि पुलिस भी वहां गश्त नहीं करती थी। ये पूरा इलाका मछुआरों का माना जाता था और शराब के अवैध कारोबारियों के लिए यह एक सुरक्षित ठिकाना बन चुका था। गौरी शंकर, जो अब ऑटो चला रहा था, धीरे धीरे इस अवैध कारोबार में भी घुस गया। राजनीति का असर इंसान की जिंदगी पर कितना गहरा होता है, यह 1980 के दशक में तमिलनाडु में साफ नजर आया। उस समय की सरकार ने शराब पर पाबंदी लगा दी थी और यह प्रतिबंध 2 बार लगाया गया। इसका सीधा नतीजा यह हुआ कि कानूनी रूप से शराब का व्यापार बंद हो गया, लेकिन गैर कानूनी शराब का धंधा फलने फूलने लगा। अवैध शराब की मांग बढ़ गई और इसे बेचने वालों ने पुलिस से सांठगांठ करके या छिपते छिपाते अपना कारोबार चलाना शुरू कर दिया। इससे उन्हें मोटी कमाई होने लगी। इस मौके का फायदा गौरी शंकर ने भी उठाया। उसने तिरुवनमयूर के सुनसान इलाकों में शराब के ठेके शुरू कर दिए और खुद अपने ऑटो में शराब की सप्लाई करने लगा। उस वक्त ऑटो चालकों पर शक कम ही किया जाता था, इसलिए वह बेखौफ होकर अपना काम करता रहा। धीरे धीरे वह उस इलाके का सबसे बड़ा शराब सप्लायर बन गया। शराब बेचने के साथ साथ उसके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं रही। गौरी शंकर का नाम उस समय लोगों के बीच कुख्यात होने लगा, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। फिर फिल्मों का शौक गौरी शंकर के सिर चढ़कर बोलने लगा, लेकिन इस शौक के साथ साथ एक और आदत ने उसे घेर लिया, औरतों के प्रति उसकी लालसा। जो इंसान कल तक सिर्फ ऑटो में शराब की सप्लाई करता था, अब उसने लड़कियों की तस्करी भी शुरू कर दी। धीरे धीरे मद्रास की हाई सोसाइटी में उसकी पहचान और पकड़ बनने लगी। कुछ ही समय में उसने एक ऐसा गिरोह बना लिया जो न केवल शराब बल्कि औरतों की अवैध तस्करी करता था। इस गैंग में उसका सबसे भरोसेमंद साथी और भाई मनोज उसका दाहिना हाथ था। इसके अलावा शिवा और एल्डन जैसे वफादार साथी भी इस गिरोह का हिस्सा थे। कुल मिलाकर उसके गैंग में करीब 10 लोग थे। पेरियार नगर की झुग्गियों में इन लोगों ने इस अवैध काम को बहुत ही संगठित तरीके से शुरू किया। गौरी शंकर का यह काम धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि वहां का प्रशासन और स्थानीय अधिकारी भी उसकी हरकतों से परेशान हो गए। उसका धंधा इतना फैला कि उसने मद्रास के साउथ एरिया के एलबी रोड स्थित एक लॉज में अपना एक और ठिकाना बना लिया। इस पूरे कारोबार में कुछ पुलिसकर्मी भी उसका साथ दे रहे थे जो उससे मिले हुए थे। इस तरह गौरी शंकर ने खुद को मद्रास के हाई प्रोफाइल लोगों के बीच स्थापित कर लिया। बड़े अफसर और नेता भी अब उसे पहचानने लगे थे। इसका मुख्य कारण यह था कि शंकर उनकी मांग के अनुसार शराब और लड़कियां सप्लाई करता था। मद्रास में उसने अपने काम को इतने बड़े स्तर पर फैला लिया था कि उसे लगने लगा कि यह शहर उसकी जागीर है। शंकर का फिल्मों और डांस का शौक भी गहरा हो गया था। इसी के साथ उसके अंदर लड़कियों के प्रति छेड़छाड़ और बलात्कार की प्रवृत्ति पनपने लगी। जल्द ही उसने कई खतरनाक अपराधों को अंजाम देना शुरू कर दिया। साल 1987 में
पुलिस को उसकी पहली शिकार ललिता शंकर की जानकारी मिली। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक ललिता ने शंकर की कुछ हरकतों का विरोध किया था, जिससे शंकर का गुस्सा भड़क गया। ललिता अपने साथी सुधालाई सदू के साथ शंकर के अड्डे से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शंकर और उसके लोगों ने उनका पीछा किया। पेरियार नगर में दोनों को पकड़ने के बाद उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनकी लाशों को जला दिया गया और अवशेष बंगाल की खाड़ी में फेंक दिए गए। इसके बाद शंकर ने मोहन, गोविंद और संपत को अपना शिकार बनाया। इन तीनों ने एलबी रोड लॉज से कुछ लड़कियों को बचाने की कोशिश की, लेकिन शंकर और उसके गैंग ने उन्हें पकड़ लिया। इन तीनों की नृशंस तरीके से पिटाई करके हत्या कर दी गई। उनकी लाशों को जलाने के बाद वहीं दफना दिया गया। इसके बाद ऑटो शंकर ने अगला शिकार मोहन, गोविंद और संपत को बनाया। इन तीनों ने एलबी रोड के लॉज से कुछ महिलाओं को बचाने की कोशिश की, जिसके चलते उनका झगड़ा शंकर और उसके गैंग से हो गया। गुस्से में भरे शंकर और उसके साथियों ने इन तीनों को बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला। 12 दिनों तक उनकी लाशों को छुपाया गया और फिर उन्हें जलाकर वहीं दफना दिया गया। इसके बाद शंकर ने रवि नाम के एक लड़के की भी हत्या कर दी। 24 दिसंबर 1987 को इंदिरा जी रामचंद्रन का निधन हुआ और तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल आ गया। जनवरी 1988 से 1989 तक पूरे राज्य में राजनीतिक संकट बना रहा। इस दौरान राज्यपाल शासन लागू किया गया और प्रशासन में कई बदलाव हुए। जब प्रशासक बदले तो पीड़ित परिवारों को उम्मीद जगी। जो शंकर अब तक पुलिस के हाथ नहीं लग पाया था, उसकी शिकायत पीड़ित परिवारों ने राज्यपाल पीडीसी अलेक्जेंडर के पास दर्ज करवाई। राज्यपाल ने इस मुद्दे पर सख्ती दिखाते हुए पुलिस महानिरीक्षक जफर अली को एक नई टीम गठित कर हर कीमत पर शंकर को पकड़ने का आदेश दिया। पुलिस टीम में थिरुमलाई जिले का एक कांस्टेबल भी शामिल था, जो शंकर के करीब रह चुका था। उसने शंकर से जुड़ी तमाम अहम जानकारियां पुलिस को दी, जो जांच में बेहद मददगार साबित हुई। इन जानकारियों के आधार पर पुलिस ने शंकर को आखिरकार पकड़ लिया। जब पुलिस ने शंकर के घर की तलाशी ली तो उनके होश उड़ गए। साल 1988 में उसके घर से 3 कंकाल बरामद हुए। शंकर की गिरफ्तारी की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। मीडिया ने इस मामले को गंभीरता से उठाया और काफी पॉजिटिव तरीके से रिपोर्ट किया। यही वजह थी कि मीडिया ने गौरी शंकर को नया नाम दिया, ओ ऑटो शंकर। शंकर के अपराधों में जो पुलिसकर्मी शामिल थे, उन्हें तुरंत निलंबित कर दिया गया। शंकर को मद्रास की जेल में भेजा गया, लेकिन अगस्त 1990 में वह वहां से भागने में सफल हो गया। इस फरारी में जेल के 3 कर्मचारी भी उसकी मदद में शामिल थे। जब शंकर दोबारा पकड़ा गया तो ये खुलासा हुआ और उन कर्मचारियों को भी निलंबित कर दिया गया। अंततः उसे उड़ीसा के राउरकेला से गिरफ्तार किया गया। शंकर के भाई मोहन सिल्वा, जेल कर्मचारी रहीम खान, कनन ब्लम को आपराधिक षड्यंत्र में लिप्त होने के आरोप में 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। शंकर के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। अपने ट्रायल के दौरान शंकर ने जो बातें अपने बचाव में कहीं, वो हर किसी को चौंका देने वाली थी। उसने कहा कि उसके द्वारा किए गए तमाम अपराधों का असली कारण फिल्में थीं। फिल्मों में जो तरीके अपराध करने के दिखाए जाते थे, वे उसे गहरे प्रभावित कर देते थे। वह इनसे इतना इंस्पायर हो जाता कि उसके मन में भी वैसे ही अपराध करने की इच्छा जाग जाती। शंकर ने बताया कि वह फिल्मों के सीन में इस कदर खो जाता था कि असली जिंदगी और पिक्चर के बीच का अंतर ही भूल जाता था। यह सुनकर पुलिस अधिकारियों ने भी माना कि यह एक मानसिक समस्या है, जिसमें इंसान वर्चुअल और रियल वर्ल्ड के बीच की सीमाओं को पहचानने में असफल हो जाता है। लेकिन मामला यही नहीं रुका। शंकर ने आगे जो खुलासे किए, उसने तो पॉलिटिकल लॉबी में हड़कंप मचा दिया। उसने दावा किया कि जिन लड़कियों को उसने मारा, वे सभी राजनेताओं के लिए थीं। हालांकि उसके इन दावों को लेकर ना तो सिस्टम ने ध्यान दिया और ना ही किसी राजनेता का नाम सामने आया। नतीजा यह हुआ कि यह पूरा मामला शंकर पर ही सीमित कर दिया गया और उसे सजा देने तक ही सीमित रखा गया। शंकर को लता शंकर, सुधा, मोहन, गोविंद, संपत समेत कुल 6 लोगों की हत्या का दोषी ठहराया गया। इसके बाद कोर्ट ने शंकर, शिवा और एल्डन को मौत की सजा सुनाई, जबकि बाकी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। आखिरकार 27 अप्रैल 1995 को तालीम सेंट्रल जेल में शंकर को फांसी दे दी गई। इस तरह साइको किलर ऑटो शंकर की कहानी का अंत हुआ। मैं आशा करता हूं कि यह कहानी आपको दिलचस्प लगी होगी और साथ ही आपको थोड़ा सोचने पर मजबूर भी किया होगा। अगर आपको यह जानकारी दिलचस्प और थोड़ी
डरावनी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, इसे दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।